नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आरक्षक पुलिस भर्ती, जिला पुलिस बल भर्ती आरक्षक की क्लास है। एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, 7वें नंबर की सीरीज है ये। बहुत जल्दी एक मॉडल पेपर भी कराएंगे और सीरीज तो चल ही रही है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी हैंडसम क्वेश्चन है दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ अपनी तैयारी को पुख्ता करिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो व्यापम की साइट पर जाके फॉर्म भर लें, तभी वो क्या कर पाएंगे, लिखित परीक्षा के लिए अहर तो पाएंगे, लिखित परीक्षा दिला पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म जरूर भरिए। बहुत से लोग आज भी होंगे जो फॉर्म नहीं भरे होंगे, मेरे को पूरा उम्मीद है। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए आज की इस कार्रवाई को, आज की इस ड्रिल को, आज की इस कवायद को 3-2-3 में मध्य से तेज चलते हैं, है ना। जब आप लोग ड्रिल करोगे वहां ट्रेनिंग सेंटर में तो ऐसे ही होगा, 3-2-3 में मध्य से तेज चल, है ना, पीछे मुड़ दाएं मुड़, जो भी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के बिना ना कोई पेपर हुआ है ना होगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया? बताइए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया? रेलवे एसएससी का पेटेंट क्वेश्चन है ये, जो पूछता ही पूछता है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ, ऋषिपत्तनम सारनाथ में। कहां दिया था? ऋषिपत्तनम सारनाथ में, है ना। भाषा क्या थी? भाषा थी पाली, भाषा थी पाली। याद रखना, भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रवचन दिया जन साधारण की भाषा पाली में दिया, और महावीर ने जो अपना प्रवचन दिया वो प्राकृत भाषा में दिया। ठीक है, तो ये पाली बुद्ध की भाषा थी, महावीर स्वामी की, है ना, महावीर स्वामी की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत इनकी भाषा थी, इनकी थी पाली थी। ठीक, अब जब प्रथम प्रवचन दिया उसको उसको बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। इसका मतलब होता है कि धर्म का चक्का अब घूमना चालू हो गया। तो भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रवचन दिया, पहला प्रवचन दिया, उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। कहां दिया गया? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में, जनसाधारण की भाषा पाली में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ चीजों को बोलते हैं, जैसे मृत्यु को, यह भी पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या बोलता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद गृह त्याग, जब आप संन्यास धारण के लिए गृह त्याग करोगे उसको क्या बोलेंगे? महाभिनिष्क्रमण। क्या? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में, है ना, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, भाषा कौन सी थी? पाली थी, है ना। महावीर की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। एक क्वेश्चन और, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? सर्वाधिक उपदेश, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कहां? श्रावस्ती में। यह भी पूछा जाता है कि भैया बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ऑप्शन बी। देखो कितने सारे क्वेश्चन का काम भारी हो गया, है ना। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? ठीक है, किसकी सेना ने? किसकी सेना ने भैया? पौरस की सेना। पौरस की सेना और सिकंदर की सेना पे हुआ हाइडेस्पेज का युद्ध। हाइडेस्पेज का युद्ध, हाइडेस्पेज का युद्ध। झेलम नदी को ही हाइडेस्पेज कहा जाता है। हाइडेस्पेज का युद्ध, इसमें पोरस हार गया, सिकंदर जीत गया। लेकिन सिकंदर ने पोरस की वीरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, उससे दोस्ती कर ली। सिकंदर फिर आगे बढ़ा झेलम नदी के आगे, तो इसकी सेना ने रावी नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर वापस चले गया। 326 में आया, 325 में वापस चले गया। ठीक है, उल्टे समय चलते हैं, है ना। तो भैया, और बेबीलोन में इसकी 323 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, सिकंदर की। ठीक है, तो सिकंदर याद रखिएगा, हाइडेस्पेज का, हाइडेस्पेज, झेलम, वितस्ता, तीनों नाम याद रखेगा।
हाइडिस्पिस, झेलम वितस्ता का युद्ध, सिकंदर और पोरस के बीच, पोरस हार गया, सिकंदर जीत गया। सिकंदर आगे बढ़ा भारत को जीतने के लिए, इसकी सेना ने रावी नदी को पार करने से मना कर दिया और ये वापस चले गया। ठीक है, और बेबीलोन में इनकी 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। ठीक है, चलो यहां तक हो गया, है ना। एक थे सुकरात, सुकरात के शिष्य थे प्लूटो, है ना। प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर, है ना। अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, और उसका उत्तराधिकारी कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी। और इसमें कौन से साम्राज्य के बारे में बताया? मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा वर्णन किया है। और सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। जब सिकंदर यहां से गया तो इसको पूरा जिम्मेदारी दे दिया, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ा और फिर उसके बाद अपना उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया, क्या? मेगास्थनीज, है ना। और निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से किसकी शादी हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई। तो मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, इंडिका में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है और कहा है कि मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन उसने लिखा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन थी। ठीक है, इसने कहा है कि मौर्य साम्राज्य में सोना खोदने वाली चींटी का भी उल्लेख है। इसने लिखा है मौर्य साम्राज्य में जो महाराजा है वो हर दिन एक कमरे में नहीं सोता था, अलग अलग बदल के कमरा सोता था ताकि कोई उसकी हत्या ना करे। उसके बाद इसके खाने को खाने से पहले, महाराज खाना खाने से पहले उसके खाने को कौन चखता था? कोई एक सेनापति या बनाने वाला चखता था। ठीक है, और जब महाराज क्या होता था, निकलता था नगर भ्रमण में, तो चारों तरफ महिला अंगरक्षक रहती थी, है ना। और कुछ सैनिक पेड़ लेके चलते थे छोटे छोटे, उस पेड़ में तोते रहते थे और वो तोते महाराज के सिर के चारों ओर घूम के क्या करते थे? उनकी प्रशंसा गाते थे। ठीक है, चलिए कौटिल्य कौन है? कौटिल्य है चाणक्य। ठीक है, चलो ऑप्शन सी। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? ठीक है, मौर्य काल के दौरान, है ना, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। जो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। और इसी तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा ग्रहण की थी। क्या? सैनिक शिक्षा ग्रहण की थी, है ना। और यही तक्षशिला में आचार्य थे, गुरुजी थे, कौन? चाणक्य। कौन? चाणक्य। ठीक है, ये हो गया भैया। ठीक है, अब नालंदा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा किसका था? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र नालंदा था। ठीक है, मौर्य काल में प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। नालंदा मत लगाइएगा। मौर्य काल में प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था वेन सांग। ठीक है, चलिए यात्रियों का राजकुमार, ठीक यहां तक हो गया। ठीक है, तक्षशिला कहां है? पाकिस्तान में है। यहां के शिक्षक थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने क्या किया? मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने, चंद्रगुप्त मौर्य को जिताया। चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला गए सैनिक शिक्षा लेने के लिए। क्या हुआ? जब घनानंद बेइज्जत करके किसको भेज दिया? चाणक्य को भेज दिया। जब चाणक्य घूमते हुए गया नगर में तो देखा कि एक बच्चा है जो राजा रानी वाला खेल खेल रहा है। उस खेल को बोलते राजकिलन, राजकिलन। और एक बच्चा है जो बहुत अच्छा राजा की भूमिका निभा रहा है, और वो बच्चा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य वहीं कसम खा लिए कि यही आदमी अब क्या बनेगा? राजा बनेगा। ठीक है, तो उसको फिर ट्रेंड करके क्या बनाए? राजा बनाए। ठीक, तो इसीलिए सुने हो ना क्या? गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, एक तरफ गोविंद खड़े हैं, एक तरफ गुरु खड़े हैं। शिष्य कंफ्यूज है कि पहले किसके तरफ जाए? शिष्य जाता है अपने गुरु के तरफ, बोले गुरु
आप ही ने बताया है कि गोविंद कौन है, इसलिए आप गोविंद से बड़े हो और सबसे पहले आपके चरण स्पर्श होने चाहिए, आपके नतमस्तक होने चाहिए। कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हूं, हमेशा हमेशा वफादारी रखना अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपने गुरु के प्रति, ठीक है? क्योंकि ये तीनों ऐसे चीज है, ऐसे लोग हैं जो आपको राजा से रंक बना सकते हैं और रंक से राजा बना सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो भैया जब गुरु रोड से खेलते हुए बच्चे को उठा के चंद्रगुप्त मौर्य बना सकता है, तो वो किसी दूसरे बच्चे को भी उठा के चंद्रगुप्त मौर्य बना सकता है। चलिए, तक्षशिला ऑप्शन डी, है ना? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। बादल किस कारण में वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल निम्न घनत्व के कारण क्या करते हैं? वायुमंडल में तैरते हैं। अब क्या होता है, जब पानी गर्म होके ऊपर उठता है वाष्पीकृत, है ना, तो ये क्या होता है? एकदम छोटा 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 पानी का बूंद होता है। इसका घनत्व कम होता है। घनत्व मतलब ये बहुत पास पास नहीं होता, दूर दूर होता है, ठीक है? घनत्व मतलब दूर दूर होता है, ये मान लो, है ना? तो हल्का होता है, इसलिए हवा में तैरते रहता है। बादल का घनत्व हवा से कम होता है, हवा का घनत्व ज्यादा होता है, बादल का कम होता है। जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा, ठीक है? जैसे लोहे के छर्रे का घनत्व पानी से ज्यादा है इसलिए पानी में डूब जाएगा, पारे से कम है इसलिए पारे में तैरेगा, है ना? तो इसका घनत्व कम है इसलिए तैर रहा है। जब ये वर्षा की बूंदे ऐसे जुड़ के बड़ी बड़ी बूंदे हो जाएंगी, संघनित होके, संघनन प्रक्रिया के द्वारा ये बूंदे बड़ी हो जाएगी। अब ये बूंदे बड़ी हो गई तो इसका घनत्व क्या हुआ? वायु से ज्यादा हो गया। अब ये क्या हो जाएगी? बारिश बन के नीचे गिर जाएगी, है ना? तो बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण, ठीक है? एक क्वेश्चन आएगा कि सर फिर तो पानी में जो जहाज तैरता है उसका भी घनत्व कम होगा? नहीं, जहाज का घनत्व ज्यादा है, लेकिन जहाज अपने आकार के कारण तैरता है और आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण तैरता है। क्यों? क्योंकि जहाज अपने भार के बराबर जल का विस्थापन करता है, ठीक है? कोई वस्तु जल में तभी तैरती है जब वो अपने भार के बराबर जल का विस्थापन करती। जब आप पानी में तैरते हो तो देखे हो, पानी से अपने हाथ से पानी को हटाते हो, उतना जल हटाते हो तभी आप तैर पाते हो, ठीक है? अपन नॉन साइंस वाले हैं तब भी थोड़ा बहुत जानते हैं निम्न घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं, आपको एक जानकारी दे दूं, हमारी संस्था के द्वारा जो आपका 14 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके संबंध में क्लास का आयोजन किया गया है। क्लास चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ आरक्षक पुलिस भर्ती परीक्षा जो एग्जाम होने वाली है, जो फिजिकल पास हो गए उन लोग एग्जाम दिलाएंगे। इसके लिए आपको कोर्स यहां प्रोवाइड किया जा रहा है 7999 में। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पूरी क्लास अपडेटेड है। जो यहां आप एमसीक्यूज देख रहे हैं वही पूरी थ्योरी क्लास आपको वहां मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स मिलेगा दोस्तों, आप उसको प्रिंट करा सकते हो मात्र 7999 में। और दोस्तों उसी जो डिटेल कोर्स है, थ्योरी कोर्स है, उसका यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपको बहुत कम दाम में, मात्र 149 रुपए में। टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे, 15 सब्जेक्ट वाइज है और 5 फुल मॉडल पेपर है, ठीक है? रिकॉर्डेड अपडेटेड पूरे टेस्ट हैं, ठीक है? तो आप जरूर अगर इस बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो जरूर एक बार संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, आज नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, शपथ लेंगे, है ना? मैंने अभी न्यूज तो देखी नहीं है, ठीक है? कौन बने हैं? 2-3 लोगों का नाम था, गजेंद्र यादव का नाम था, एक गुरु का नाम था, है ना? तो कौन बनते हैं देखते हैं, और होप सो कि नए शिक्षा मंत्री के बाद शायद शिक्षा कर्मी के भर्ती आ जाए, क्योंकि ये जो विभाग है पर्टिकुलर उस मंत्री को ट्रांसफर हो जाएगा जो इसकी शपथ लेगा, और वो इस विभाग से अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है? चलिए, सीजी टेट हमारे यहाँ दोस्तों फरवरी में सीजी टेट का आयोजन होने वाला है। जो लोग भी टेट क्लियर नहीं किए हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। 2 मौके हैं, एक है दिसंबर का सी टेट और एक है फरवरी का सीजी टेट। तो दोस्तों अगर आप सीजी टेट के पेपर 1 और 2, है ना, वर्ग 2 और 3 के लिए सीजी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी क्लास हमारी संस्था के द्वारा आयोजित की जा रही है। मात्र 999 रुपए में है ये, है ना? इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो अपडेटेड रहेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आप इसको ले सकते हो। और दोस्तों जो अभी शिक्षक भर्ती आने वाली है, आएगी ही,
सर आप बोलते हो आएगी लेकिन नहीं आ रही है, ऐसा एडीओ में भी बोला था लेकिन बाद में आया ना, आएगी भर्ती। ये देखो मैं बोला अभी ये शपथ ग्रहण होगा, कुछ दिन रुक जाओ, यही जो आपके नए मंत्री है वही आपका भर्ती का आयोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का पद बहुत व्यस्तता वाला पद है, तो मुख्यमंत्री जी उतना ध्यान दे नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं सर? गजेंद्र यादव, दुर्ग वाले अपने। चलो बहुत बढ़िया, ये बहुत हर्ष की बात है कि अब हम शिक्षा मंत्री से दुर्ग जाके मिल सकते हैं, जस्ट हमसे थोड़े दूर पे है ना। तो गजेंद्र यादव जी जो दुर्ग शहर ग्रामीण के विधायक हैं, जहां तक शहर या ग्रामीण में से दुर्ग के ही विधायक हैं, उनको तो मिलना ही था, पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे। गजेंद्र यादव जी बने हैं शिक्षा मंत्री, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। होप सो कि आप हम बीएड डीएड वाले और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए जरूर अच्छा काम करेंगे, और हमारे जो भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, जो अब्दुल कलाम आजाद बनेंगे, कल्पना चावला बनेंगी, बछेंद्री पाल बनेंगी, नीरज चोपड़ा बनेंगी, उनके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो शिक्षक भर्ती की भी क्लास हमारे द्वारा आयोजित की जा रही है दोस्तों, ये भी मात्र 999 रुपए में है, आप संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब बोलेंगे सर आप प्रमोशन करते हो, तो देखिए क्या होता है कि ना ये भी जरूरी है, क्योंकि ये जो फ्री क्लास चलेगी उसके लिए भी एक्सपेंसेस लगते हैं, तो कहीं ना कहीं से आवक जावक होते रहना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है? बहुत पेटेंट क्वेश्चन था ये ग्रुप डी का, ग्रुप डी रेलवे का बहुत पेटेंट क्वेश्चन है ना। तो सबसे ज्यादा जलन होती है भाप से, सबसे ज्यादा जलन होती है किससे? भाप से। क्योंकि भाप में क्या होता है दोस्तों? भाप में होता है गुप्त ऊष्मा। क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है ना? किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को उसके तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन, मतलब जल से वायु में परिवर्तन, भाप में बदलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा रहती है वही सबसे ज्यादा जलाती है हमको। ठीक है, गर्म पानी से उतना नहीं जलोगे, दुनियादारी से उतना नहीं जलोगे, लेकिन गुप्त ऊष्मा से सबसे ज्यादा जलोगे। और गुप्त ऊष्मा और भाप से जलने से अलावा और किससे ज्यादा जलन होती है? लोगों की बातों से जलन होती है। ठीक है, तो चलिए भाई, है ना, भाप और भाप से सबसे ज्यादा जलेगा। और याद रखना कोई भी खाना तभी पकता है जब वो भाप में पकता है, खाना भी भाप से ही पकता है। क्योंकि आप देखना कोई भी चीज में अगर आप पानी नहीं डालोगे तो जल जाएगा, वो पकेगा कैसे? जब उसमें पानी डालोगे और वो भाप बन के पकेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जलन भाप से होती है, क्योंकि भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होती है। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये भैया साइंस वाला आपका जो प्रयोगशाला परिचारक में पूछा जाने वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो हम लोग पारद थर्मामीटर से क्या मापते हैं? बुखार मापते हैं, शरीर का टेम्परेचर मापते हैं। क्यों? क्योंकि पारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है किसके लिए? तापमान के लिए, और ये कांच में चिपकता नहीं है, और ये आसानी से दिखता है, आसानी से दिखता है, इसीलिए पारा डाला जाता है। ये पूछा जाता है। निम्न तापमान, कम तापमान को मापना है, कम तापमान को मापना है तो एल्कोहल थर्मामीटर यूज करते हैं। निम्न तापमान को मापना है तो एल्कोहल थर्मामीटर यूज करते हैं। क्यों एल्कोहल थर्मामीटर यूज करते हैं भैया? क्यों? क्योंकि एल्कोहल का हिमांक बिंदु, है ना, शराब, एल्कोहल का हिमांक बिंदु कितना है पता है? -112 अंश सेंटीग्रेड। मतलब ये -112 अंश सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पानी तो 0 अंश सेंटीग्रेड में जम जाता है जी, एल्कोहल -112 अंश सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ठीक है, इसीलिए बियर बोतल के अंदर जमती नहीं है ना। बियर शराब को फ्रीज में रखोगे वो नहीं जमेगा, पानी जम जाएगा, है ना। बियर को डीप फ्रीज में रखते हैं तो वो जमती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जमने का ही बिंदु -112 अंश सेंटीग्रेड है। हाँ, लेकिन इसका क्वथनांक, ये उबलता बहुत जरूरी है, जल्दी है। क्वथनांक कितना है? 78 अंश सेंटीग्रेड। क्वथनांक कितना है? 78 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये उबलता बहुत जल्दी है। पानी 100 अंश सेंटीग्रेड में उबलता है, लेकिन शराब 78 अंश सेंटीग्रेड में ही उबलना चालू हो जाएगा। पानी 0 अंश सेंटीग्रेड में जमता है, लेकिन ये -112 अंश सेंटीग्रेड में जमेगा और 100 पीछे चल जाता है। इसीलिए निम्न तापमान, ये निम्न तापमान है ना जी, निम्न तापमान को मापने के लिए एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। एल्कोहल में 2 एल्कोहल होते हैं, एक होता है इथाइल एल्कोहल और एक होता है मिथाइल एल्कोहल। तो जो जहरीली शराब होती है वो होती है मिथाइल एल्कोहल। 1-2 बार पूछा गया है
कौन सी शराब पीने से आदमी मरता है? मिथाइल अल्कोहल को पीने से मरता है, इथाइल अल्कोहल को पीने से नहीं मरता। तो यहां तक हो गया। एक बार और भी पूछा है कि शराब और पानी के मिश्रण को आप कौन सी विधि द्वारा अलग करेंगे? तो शराब और पानी के मिश्रण को हम आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। किसका? आसवन विधि द्वारा। क्यों? शराब और पानी के मिश्रण को आप गर्म करोगे, किसमें? 100 सेंटीग्रेड में। तो पानी कब उबलेगा? 100 सेंटीग्रेड में। लेकिन शराब कब उड़ना चालू हो जाएगा? 78 सेंटीग्रेड। तो आप तापमान रख दो, मान लो 85 सेंटीग्रेड तापमान रख दिए, तो 78 में तो शराब भाप बनकर उड़ जाएगा और दूसरे साइड इकट्ठा हो जाएगा और पानी यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती है? बताइए भाई, पानी की पाइप क्यों फट जाती है? ठीक है, बचपन में आपने क्या किया होगा? होली के समय गुब्बारा पानी से फुलाया होगा और उस गुब्बारे को रख दिया होगा फ्रिज के नीचे। जब आप निकालते होगे तो गुब्बारा फट चुका रहता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने से क्या होता है? पानी जमने से फैलता है। जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ता है। आयतन क्या है? अगर कोई वस्तु जो स्थान घेरती है उसको क्या बोलते हैं? उसका आयतन बोलते हैं। तो पानी बर्फ बनने से क्या होता है? फैलता है, बढ़ता है। आप एक कटोरी में ऐसे पानी लो, एक कटोरी में पानी लो पूरा बराबर, और जब बर्फ बनेगा ना तो ये बर्फ ऐसे हल्का ऊपर तक रहेगा। क्यों? क्योंकि बर्फ बनने से आयतन बढ़ता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, रेलवे का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जब पानी को हम लोग गर्म करेंगे, 0 सेंटीग्रेड से गर्म करना चालू करेंगे और इसका तापमान 1 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड, 3 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड, 5 सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, प्रारंभ में जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आयतन बढ़ेगा और घनत्व कम होगा। क्या होगा? घनत्व कम होगा। लेकिन यहां क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा, और 4 सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 4 सेंटीग्रेड पर उल्टा रिएक्शन करेगा। 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, जबकि घनत्व कम होना चाहिए। लेकिन जैसे ही 4 सेंट, यहां पे क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, यहां भी आयतन बढ़ेगा, यहां भी आयतन बढ़ेगा, यहां घनत्व कम होगा, यहां घनत्व कम होगा, यहां घनत्व कम होगा। लेकिन जैसे ही 4 सेंटीग्रेड पर आओगे घनत्व बढ़ जाएगा और आयतन कम होगा, और फिर 4 से जब 5 जाओगे तो फिर आयतन बढ़ने लगेगा, घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन आता है पानी को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? है ना, बढ़ेगा, घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, है ना, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तो जब पानी को गर्म करोगे तो घनत्व पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी फैलता है भाई। चलिए, ल्यूमेन किसका इकाई है? ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का इकाई। ज्योति फ्लक्स का इकाई क्या है? ल्यूमेन। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, है ना। तो एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस क्या है? ऑफिस टूल है। ऑफिस में जो भी काम होते हैं उसके लिए पूरे सॉफ्टवेयर किस में रहेंगे? एमएस ऑफिस में रहेंगे। तो एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेस आता है, आपको कुछ टाइप करना है, लेटर बनाना है, उसके लिए क्या होगा? वर्ड प्रोसेस। उसके बाद आएगा एमएस एक्सेल, कोई भी हिसाब किताब करना है, टेबल बनाना है, डेटा स्टोर करना है, एमएस एक्सेल। अगर कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना है तो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट, और कोई भी डेटा को एक्सेस करना है, डेटाबेस से जुड़ना है तो एमएस एक्सेस आएगा, है ना। तो एमएस वर्ड क्या करता है? टाइपिंग के काम में आता है, लेटर लिखने के। एमएस एक्सेल क्या आता है? एक्सेल में आता है स्प्रेडशीट, ऐसे रो और कॉलम बने रहेंगे, इसमें आप पूरा क्या करोगे? डेटा स्टोर करोगे। तो एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट क्या है? एमएस एक्सेल, है ना। एमएस ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? एमएस ऑफिस में स्प्रेडशीट है एमएस एक्सेल, है ना। ये क्या होता है? आपका जो भी मार्कशीट बनता है, डेटा बनता है। अब मान लो यहां आपको एक ठोक लिस्ट बनाना है,
यहां रहेगा क्रमांक, यहां रहेगा नाम, यहां मोबाइल नंबर, यहां आधार कार्ड, यहां क्लास, है ना, और यहां कैटेगरी, और ये पूरे नाम रहेंगे। तो ये फॉर्मेट किस में बनेगा? ये फॉर्मेट बनेगा आपका एमएस एक्सेल में, और उस सीट को क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। ठीक है। अगर आपको टाइपिंग करना है तो वर्ड में करोगे, प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट में बनाओगे, और डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो एमएस एक्सेस में कनेक्ट करोगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी स्प्रेडशीट खुलती है, कितनी सीट खुलती है? अगर आप एक न्यू एमएस एक्सेल फाइल ओपन करते हो तो उसमें 3 सीट रहेगा, 3 पन्ना रहेगा। याद रखना, ये पूछा जाता है ना। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने के लिए F5 का, और प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए एस्केप का। ठीक है, एस्केप का उपयोग होता है। ठीक, चलिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, साधारणतः फूटर कहां पर प्रिंट होता है? दो चीज होता है। आप जब कोई डॉक्यूमेंट में, एमएस वर्ड में कुछ चीज प्रिंट करोगे, एमएस वर्ड में कुछ लेटर लिखोगे, तो नीचे का इसको बोलते हैं फूटर, और ऊपर का रहता है हेडर, और यहां बीच के एरिया में टाइप होता है। तो ये हेडर एंड फूटर हर पेज में होता है, हेडर एंड फूटर हर पेज में होता है। फूटर मतलब फुट, फुट मतलब नीचे, हेडर मतलब हेड, हेड मतलब ऊपर। यहां टाइटल रहेगा, यहां डिस्क्रिप्शन नीचे रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? हेडर एंड फूटर है। ठीक है, चलिए, और ये सभी पृष्ठ पर होता है। ये देखिए, ये फूटर है, ये जो लिखा है ना, ये फूटर है, नीचे लिखा है ये फूटर है। ठीक है, और ऊपर आओगे ये, इसके ऊपर ये हेडर है। ठीक, चलिए, सभी पृष्ठ पर होता है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है? वायरस से सुरक्षा करता है। वायरस क्या है? वायरस भी एक प्रोग्राम होते हैं। वायरस भी क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, पर यह दोषपूर्ण प्रोग्राम होता है, जो करना कुछ चाहो और करवा कुछ देता है। ठीक है, तो वायरस भी प्रोग्राम है, और वायरस को हटाने के लिए क्या चलाते हैं? एंटीवायरस चलाते हैं। तो कैस्पर स्काई एंटीवायरस है, एवीजी एंटीवायरस है, और नॉर्थन एंटीवायरस है, बिट डिफेंडर एंटीवायरस है ना, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस है ना, क्विक हिल एंटीवायरस है। ठीक है, ये डोम्सडे नहीं है, ये एंटीवायरस नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, एंटीवायरस नहीं है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब पूछता था, आईएनए। ठीक है, आईएनए आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज, आईएनए के युद्ध बंदियों पर मुकदमा कहां चला? आईएनए के जितने युद्ध बंदी थे उन पर कहां मुकदमा चलाया? तो उन पर मुकदमा चला था लाल किला दिल्ली में। कई बार पूछा है। आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उन पर मुकदमा कहां चला? किसके मरने के बाद? आपके सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद, आजाद हिंद शहीद होने के, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस के शहीद होने के बाद, प्लेन दुर्घटना में शहीद होने के बाद, है ना, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर कहां मुकदमा चला? लाल किला दिल्ली में। किन पर मुकदमा चला? यह भी नाम पूछता है। मुकदमा चला किन पर? यह भी देख लेते हैं। मुकदमा चला है ना, पीके सहगल, पीके सहगल। ठीक है, उसके बाद दूसरे अधिकारी थे गुरुदयाल ढिल्लन, गुरुदयाल ढिल्लन। ठीक है, उसके बाद थे शाहनवाज खां, शाहनवाज खां। ठीक, उसके बाद, हाँ, ये 3 लोग थे। तो ये 3 अधिकारी पर क्या चला? मुकदमा चला। ये आजाद हिंद फौज के सुप्रीम अधिकारी थे, पीके सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लन और शहनवाज खां। इनके ऊपर मुकदमा चला लाल किला दिल्ली में। इनके वकील कौन थे? ये भी पूछता है। इनके लिए वकालत कौन की? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तीसरा भोला भाई देसाई, भोला भाई देसाई। चौथे थे एम के काटजू, काटजू, है ना। ये 4 वकीलों ने इन तीनों का केस लड़ा। कहां? लाल किला दिल्ली में। परिणाम क्या हुआ जी? सजा माफ हो गई, फांसी की सजा माफ हो गई,
फांसी की सजा माफ हो गई। ये पूछा जाता है। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों पर कहाँ मुकदमा चला? लाल किला दिल्ली में चला। कौन कौन थे? पीके सहगल, गुरदयाल ढिल्लन, शाहनवाज खां। और वकील कौन थे जो केस लड़े? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भोला भाई देसाई और एम के काटजू। परिणाम क्या हुआ? इनकी सजा माफ हो गई। कब हुआ ये हुआ आपका नवंबर 1945 में। नवंबर 1945 में, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन। मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में कहां गठित किया गया था? तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ढाका में। कहां? ढाका में। कौन किए थे? है ना, कौन किए थे? आगा खां और सलीम उल्ला खां। सलीम उल्ला खां और आगा खां, ठीक है। अब क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। कहां? ढाका में। कब? 1906 में। कब? 30 दिसंबर। 30 दिसंबर 1906 में एक सम्मेलन हुआ ढाका में। कौन बुलाया था? सलीमुल्लाह खां बुलाया था। उस सम्मेलन की अध्यक्षता, ठीक है, नवाब मुल्क उरुल मुल्क ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने किया। उसी सम्मेलन में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन किया गया। और जब मुस्लिम लीग का पहला बैठक हुआ तो उसकी अध्यक्षता किए आगा खां ने। तो मुस्लिम लीग का गठन आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। कहां? ढाका में 1906 में। 1909 में आया क्या? मार्ले मिंटो सुधार। और इसी मुस्लिम लीग का फायदा उठा लिया कौन? लॉर्ड मिंटो ने। और क्या किया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया, ठीक है। और फूट डालो और राज करो की नीति यहीं से चालू हुई। यही कानून है फूट डालो और राज करो का। और इसका सपोर्ट कौन करने लगा? मुस्लिम लीग। इन्होंने मुस्लिम को सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया जिसका सभी ने विरोध किया, ठीक है। चलिए, हिंदू मुस्लिम लड़ा के ही अंग्रेज इतने साल क्या किए हैं? राज किए हैं। उसके बाद यही मुस्लिम लीग है जो क्या किए? आपका बंगाल विभाजन का समर्थन किए थे इन लोग। मुस्लिम लीग क्या किया था? बंगाल विभाजन का समर्थन किया था जो 1905 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती, इसको बोलते हैं जस्ता चढ़ाना। इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये पूछा जाता है। गैल्वेनाइजेशन, लोहे में जस्ते की परत चढ़ा देते हैं जिससे उस पर जंग नहीं लगता, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। पोलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है जी बताइए? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? देखिए, सीमेंट में जिप्सम मिलाने से ना सीमेंट जल्दी जमता नहीं है। सीमेंट जल्दी जमता नहीं है। नहीं तो अगर इसमें जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो जैसे ही सीमेंट को आप लेके आओगे हवा में, ये तुरंत कठोर हो जाएगा। अब कठोर हो जाएगा तो ना आप प्लास्टर कर पाओगे, ना जोड़ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। वो तुरंत कठोर हो जाएगा। तो वो लेट से जमे, काम करने का मौका मिले, डिजाइन बनाने का मौका मिले, इसलिए इसमें मिलाया जाता है जिप्सम, है ना। पोलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? वो लेट से जमता है, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन पूछता है, एलपीजी में, एलपीजी गैस में सुगंध के लिए क्या मिलाया जाता है? देखो, एलपीजी जो गैस होती है वो सुगंधहीन होती है, गंधहीन होती है। अब मान लो गैस लीक हो रहा है और आपको सेंट ही नहीं आया तो फिर हो जाएगा जय माता दी, भड़ाम से फूट जाएगा। तो भैया गैस लीक हो रहा है, ये सुगंध किसके कारण आता है? ये सुगंध आता है मरकैप्टन के कारण, है ना। किसके कारण? मरकैप्टन के कारण। एलपीजी में सुगंध आए, गंदा सुगंध है, इसके लिए क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन मिलाया जाता है, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद रबड़ को कठोर बनाने के लिए, रबड़ जो होता है बहुत नरम होता है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है, मजबूत बनाने के लिए। रबड़ तो प्राकृतिक रबड़ सफेद रंग का होता है, बहुत नरम होता है ना। अब उससे टायर बनाओगे तो टायर घिस जाएगा। तो रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है, काला बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन पाउडर, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन सी। ये पूछा जाता है तीनों क्वेश्चन, इसलिए बता दिए। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। संविधान की अनुसूची 7, संविधान की अनुसूची 7 क्या बोलती है? शक्तियों का विभाजन। क्या? शक्तियों का
विभाजन, है ना। इसमें 3 अनुसूची की बात की गई है। पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, और एक आता है अवशिष्ट सूची। ठीक है, कहानी समझिएगा। केंद्र सूची में जो जो कानून लिखा गया है, केंद्र सूची में जो जो विषय लिखा गया है, उस पर कानून कौन बनाएगा? केवल केंद्र सरकार। कौन? केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में जो जो विषय लिखे गए हैं, उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची में जो जो विषय लिखे गए हैं, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद होगा तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। अब उसके बाद ये तीनों अनुसूची में जो नहीं लिखा गया है, ये तीनों अनुसूची में जो नहीं लिखा गया है, वो कहां लिखा जाएगा? अवशिष्ट अनुसूची में। और इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। जैसे अवशिष्ट सूची में क्या आता है? अवशिष्ट सूची में आता है ई कॉमर्स, क्योंकि जब संविधान बना तब ई कॉमर्स था नहीं। साइबर सुरक्षा, ये भी उस समय नहीं था, है ना, साइबर सुरक्षा। तो ये सब चीजें जो नया नया आ रहा है वो अधिकांशतः अवशिष्ट सूची में, और इस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी बना सकती, राज्य सरकार भी बना सकती। दोनों के मध्य विवाद होगा तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ऊपर की 3 अनुसूची में जो नहीं आएगा, 3 सूची में जो नहीं आएगा, वो अवशिष्ट सूची में आएगा, और इस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, चलो। भारत में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। पूछा जाता है अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन है ना। 12 अनुसूची 22 भाग 395 अनुच्छेद पढ़े ना संविधान में। तो जो 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, 9वीं अनुसूची में दल बदल कानून, 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण कानून, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय। ठीक, ऑप्शन ए। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? एक क्वेश्चन आता है, वो प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किए। कौन? चौधरी चरण सिंह। ये जब तक थे तब तक लोकसभा पहुंच ही नहीं पाए, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव जिसके लिए सबसे पहले लाए गए कौन थे? वीपी सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र प्रधानमंत्री जो विश्वास मत हासिल करने के कारण, विश्वास मत हासिल ना कर पाने के कारण पद से हटे थे। ठीक है, ये पूछा गया है। चलिए, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। कोई भी संसद सदस्य अगर बिना सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसको संसद की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। आप छुट्टी लो मत जाओ, लेकिन आप एप्लीकेशन दे दो, सूचना दे दो। अगर आप बिना सूचना के, जब संसद का सत्र चल रहा है, बिना सूचना के 60 दिन गायब रहोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 101 के अनुच्छेद 101 के अनुसार, अनुच्छेद 101 4 के अनुसार। ठीक है, 101 4 के अनुसार 60 दिन तक बिना सूचना के। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? आपको पता है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद आपका कैग, ये सबके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद। अब संसद में कैसे होता है? नियम पास करके। अब इन लोग क्या करेंगे? जो सरकार है वो सरकार चाह रही है कि हमको इसका वेतन बढ़ाना है, तो उसके लिए एक विधेयक प्रस्तुत कर देंगे। कहां? संसद में। और संसद वाले अपना वेतन बढ़ाने के लिए कोई विरोध नहीं करता, उस विधेयक को सर्वसम्मति से ध्वनिमत से टेबल बजा के पारित कर देंगे। हाँ भैया, हमारा पैसा बढ़ रहा है, अच्छी बात है, पैसा मिलेगा, क्यों अपोज करना? उस विधेयक को पारित कर देंगे। बाकी विधेयकों को, हमारी वैकेंसी को, उसके लिए रोक टोक करेंगे। ठीक है, तो देखो अपना फायदा भी देखते हैं उन लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर होती है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र पूछ रहा है भैया, बताइए। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र बताइए। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई देश की
राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई देश की जनसंख्या, ये प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है ना। चलिए इस पे भी कहानियां हैं बहुत सारी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? किसी देश की आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक होता है। ये पूछा जाता है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वोत्तम सूचक क्या है? प्रति व्यक्ति आय है ना। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, है ना। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? NSO। पहले कौन करता था? CSO, है ना। पहले करता था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना। अब करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी NSO। हाँ NSO करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइएगा आप लोग, मैं भूल गया। ठीक है, पहले CSO करता था, अब NSO करता है। ठीक, हमारी जो भारत है वो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कौन सी? चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। इसी के आधार पर, है ना, GDP के आधार पर 4 ट्रिलियन कुछ हमारी GDP हो गई है, जिसके कारण हम लोग क्या बन गए हैं? विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली कौन है? अमेरिका। दूसरी अर्थव्यवस्था चीन, तीसरी जर्मनी, चौथी भारत, पांचवी जापान। हम लोग जापान को पीछे छोड़ दिए, 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, और देश में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? NSO करता है। ठीक है, और आधार वर्ष क्या है? नवीन आधार वर्ष। पुराना आधार वर्ष क्या है? 2011-12। अब इसकी इसकी गणना करने के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए नवीन आधार वर्ष क्या है? 2022-2023। ये फरवरी 2026 से लागू होगा। ये पूछेगा ही पूछेगा। नवीन आधार वर्ष 2022-23 है। ठीक है, जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी वो देश उतना समृद्ध माना जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? है ना, किस पंचवर्षीय योजना में? आपको पता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? खनिज और उद्योगों को। किसको? खनिज और उद्योगों को। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन तैयार किए थे? PC महानलोबिस। कौन? महानलोबिस। PC महानलोबिस इसका मॉडल तैयार किए थे, है ना। 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। क्या? सांख्यिकी दिवस। किसके जन्मदिन को? PC महानलोबिस के जन्मदिन को। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसमें? खनिज और उद्योगों को बहुत प्राथमिकता दी गई। इस योजना का मॉडल PC महानलोबिस ने बनाया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट बने, BSP, है ना, उसके बाद दुर्गापुर DSP, और उसके बाद राउरकेला RSP। ठीक है, ये रूस के सहयोग से बना, है ना। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना बोकारो। बोकारो भी किससे बना? रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ना। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कहा था एडम स्मिथ। इनको क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कौन लिखे हैं? एडम स्मिथ। और इसी पुस्तक में कहा गया है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की पुस्तक, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है इनको। जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, यह है राजनीति विज्ञान की पुस्तक। किसकी? राजनीति विज्ञान की पुस्तक है ना। तो ये मत मार देना भैया, जो एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, उसमें राजनीति से संबंधित है। ठीक है, भारत के, है ना, 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? अभी 15 अगस्त मनाए हो, वो कौन से नंबर का था? 79 नंबर का था। और उसका थीम था क्या? नया भारत या नई भारत। तो भारत के 79 स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? नया भारत या नई भारत। ठीक है, अब
जो आप जनवरी में मनाए थे, कितना, 76 गणतंत्र दिवस, कौन सा, 76 गणतंत्र दिवस, ठीक है, 76 गणतंत्र दिवस। इसमें कौन से देश के राष्ट्रपति आए थे हमारे यहां, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति मेहमान बन के आए थे, ठीक है। 76 गणतंत्र दिवस में कौन आए थे, इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति मेहमान बनकर आए थे, नाम था प्रबोवो, प्रबोवो, प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है, सुबियांटो। ये खूब पूछा था अभी रेलवे के एनटीपीसी में। तो भारत के 79वें गणतंत्र दिवस का थीम था नई भारत। 76 भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस, आजादी, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था, नया भारत, नई भारत। और जो जनवरी में मनाए 76 गणतंत्र दिवस, ठीक है, उसमें कौन आए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। याद रखना, गणतंत्र दिवस में झंडा फहराता है राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराता है कौन, आपका प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की थी, है ना। आपको पता है कि हमारे यहां रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा, कहां, रामगढ़ की पहाड़ी कहां, सरगुजा, सरगुजा में महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की। और वो किसके शासनकाल में आए थे, प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में। प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में महाकवि कालिदास छत्तीसगढ़ आए और मेघदूतम की रचना की रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में। और सरगुजा को क्या कहा, स्वर्ग का द्वार, क्या कहा, स्वर्ग का द्वार कहा सरगुजा को, ठीक है। ये प्रवरसेन कौन से वंश के थे, प्रवरसेन थे आपके वाकटाक वंश के, किसके, वाकटाक वंश के राजा थे। वाकटाक वंश के राजा कौन थे, प्रवरसेन। उसके दरबार में महाकवि कालिदास आए, मेघदूतम की रचना किए, ठीक है। और इस मेघदूतम का छत्तीसगढ़ भाषा में अनुवाद कौन किया है, इस मेघदूतम का छत्तीसगढ़ भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे किए हैं, कौन, मुकुटधर पांडे, ठीक है, मुकुटधर पांडे किए हैं, है ना। और इन्हीं मुकुटधर पांडे को क्या कहा जाता है, छायावाद का जनक। छत्तीसगढ़ में छायावाद का जनक कहा जाता है, किनको, मुकुटधर पांडे को, ठीक है। छत्तीसगढ़ से पहले क्या, पद्मश्री प्राप्त करने वाले आदमी, छत्तीसगढ़ के पहले पद्मश्री प्राप्त करने वाले आदमी 1975 में मुकुटधर पांडे, ठीक। और इनको छायावाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने मेघदूतम का छत्तीसगढ़ में क्या किया, अनुवाद किया, ठीक। मेघदूतम की रचना कालिदास ने की थी सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी में। सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। और कौन से वंश के राजा थे, प्रवरसेन वाकटाक वंश के राजा से, ठीक है। अब महेंद्र सेन को कौन हराया था, समुद्रगुप्त हराया था, कौन, समुद्रगुप्त हराया था, ठीक है। दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त हराया था। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान में 2 लोगों को हराया था, दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सिंह और दंडकाराय के राजा कौन, व्याघराज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1859 में हुए कोई विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, कोई विद्रोह, कोई साल वृक्ष नहीं काटेगा, नागू बोला है कोई साल वृक्ष नहीं काटेगा, तो कौन किया था, नागुल डोरला। कौन सा, साल वृक्ष की कटाई रोकने के लिए, साल वृक्ष की कटाई रोकने के लिए। अब चूंकि ये वृक्ष की कटाई रोकने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन, क्या, छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन बोला जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन। तो कोई विद्रोह क्यों किया गया था, साल वृक्ष की कटाई रोकने के लिए, साल वृक्ष की कटाई रोकने के लिए। कौन किया था, नागुर डोरला, इसीलिए इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन। यहां तक हो गया, ठीक। कब हुआ कोई विद्रोह, 1859। धुरवाराम माड़िया किससे था, धुरवाराम माड़िया था लिंगागिरी विद्रोह से संबंधित था। कब हुआ था, 1856 में हुआ था, ठीक है।
क्यों हुआ था? बस्तर को बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के विरोध में मिलाने के विरोध में हुआ था ये। ठीक है, दो विद्रोह हो गया। उसके बाद आएगा हिडमा माझी 1842, हिडमा माझी। ठीक है, कौन सा विद्रोह आपका? ये होगा मेरिया विद्रोह। क्या? मेरिया विद्रोह। ये क्यों हुआ था? नरबलि प्रथा के विरुद्ध। दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा बंद की गई थी, उसके विरुद्ध, नरबलि प्रथा के लिए। ठीक है, कौन थे? हिडमा माझी 1842 में, मेरिया विद्रोह, नरबलि प्रथा के लिए। झाड़ा सीढ़ा, झाड़ा सीढ़ा क्या होगा? मुड़िया विद्रोह। क्या होगा ये? मुड़िया विद्रोह, झाड़ा सीढ़ा। कब? 1876 में हुआ था ये। ठीक है, अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ कापड़दास को दीवान बनाने के विरोध में। ठीक, तो ये आपके पूरे विद्रोह का जबरदस्त टाइप से क्या हो गया? रिवीजन हो गया। ठीक है, तो 1859 में हुए कोई विद्रोह के नेता कौन थे? नागुर दोरला। साल वृक्ष की कटाई के लिए हुआ था ये। छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहते हैं। धुरवाराम माड़िया, ये लिंगागिरी विद्रोह से संबंधित है 1856 में, है ना। और क्यों? बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में, इसीलिए इसको बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। और धुरवाराम माड़िया को बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है। बस्तर का पहला शहीद कौन है? गेंद सिंह है। ठीक है, चलिए। झाड़ा सीरा, ये मुड़िया विद्रोह से है 1876 में, अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति, गोपीनाथ कापड़दास को दीवान बनाने के विरोध में। हिडमा माझी 1842 में, मेरिया विद्रोह, जिसकी बलि देती थी उसको मेरिया कहा जाता था, नरबलि प्रथा के लिए। ठीक है, नरबलि प्रथा दंतेवाड़ा मंदिर में चलती थी। चलो, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान किन किन राजनेताओं का आगमन हुआ? आपको पता है 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, है ना। तो अपने यहां असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन आए थे? सी राजगोपालाचारी, वीवी गिरी और सुभद्रा कुमारी चौहान आए थे। तो ये तीनों कब आए थे? ये तीनों आए थे 1921 में। 1921 में आए थे। किस लिए? असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के लिए। किस लिए? असहयोग आंदोलन के लिए, समर्थन के लिए। ठीक है, तो देखो भैया, राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति, सुभद्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बेले की मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इन्होंने लिखा है। तो राजेंद्र प्रसाद नहीं आए थे, गलत होगा, ऑप्शन डी 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1832 में पत्र बम योजना का नेतृत्व किया गया? देखो, ये जो आयोजन है 1832, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन कौन सा? भाग 2 के दौरान कितने डिक्टेटर चुने गए? 8 डिक्टेटर। छत्तीसगढ़ में कितने डिक्टेटर चुने गए? 8 डिक्टेटर, है ना, 8 निदेशक चुने गए। ठीक है, उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल को, किसके लिए? पूरे प्रांत के लिए, है ना। रविशंकर शुक्ल को पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए क्या चुना गया था? डिक्टेटर। यह पूछा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के लिए किसे डिक्टेटर चुना गया? रविशंकर शुक्ल। और रायपुर से किसे चुना गया था? रायपुर से चुना गया था राधाबाई को। किसको? राधाबाई को। यह रायपुर की डिक्टेटर थी, एकमात्र महिला, 8 में एकमात्र महिला। ठीक है, तो यह चीज याद रखिएगा, है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1832 में पत्र बम योजना का नेतृत्व किया गया था? राम नारायण मिश्र, हरसूल, इनको भी डिक्टेटर चुना गया था। राम नारायण मिश्र, हरसूल के द्वारा पत्र बम योजना बनाई गई थी। ठीक है, अब इसके बाद ये 1932 में क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण चल रहा था, है ना। इसमें 8 डिक्टेटर चुने गए। रविशंकर शुक्ल को पूरे छत्तीसगढ़ के लिए डिक्टेटर चुना गया। रायपुर से डिक्टेटर थी राधाबाई, एकमात्र महिला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से।
चलिए भैया, पानी सानी पी लिए, अब आगे की पढ़ाई। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, जैसे आएगा वैसे ही इस पे प्रहार करना है, जहां से आपको समझ में आता है वहां से करो। आपको पता है प्रत्यक्ष मराठा शासन था 1858 से 1887। कौन किए थे प्रत्यक्ष मराठा शासन? बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले ये खुद रतनपुर आके शासन किए, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष मराठा शासन। उसके बाद हमको पता है छिंदक नागवंशी, छिंदक नागवंशी का शासनकाल था 1023 से 1324। उसके बाद कौन आ जाएंगे? उसके बाद आ जाएंगे आपका काकती वंश। कौन आ जाएगा? काकती वंश। तो छिंदक नागवंशी शासक भोक्तिपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। और क्या आपका भोक्तिपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। संस्थापक कौन थे? नृपति भूषण। नृपति भूषण, थारावर्ष और ये सब इसी के शासक थे, है ना। राजधानी थी इनकी पुष्करी भोपाटपट्टनम। छिंदक नागवंशी। फड़ी नागवंशी कहां थे? कवर्धा में थे। 2 सेट हो गया। अब मेरे को पता है सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश पहले आया था 5वीं 6वीं शताब्दी में, पांडु वंश आया था 6वीं 8वीं शताब्दी में। सरबपुरी वंश में ही 2 रानियों ने, कौन से? आपके देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कराया था प्रसन्न मात्र के शासनकाल में। कहां? बिलासपुर ताला गांव में, ठीक है। पांडु वंश में क्या बना? लक्ष्मण, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बना, ठीक है। तो ये उनका कार्यकाल का है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा। सरबपुरी वंश 2 और 3, है ना, 2 और 3, ठीक है। सी का 4 1। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की किस राज्य की सीमा से स्पर्शनी? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में कौन सा दूसरा राज्य नहीं है? आपको पता है ये छत्तीसगढ़ है। सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, उसके बाजू में है झारखंड, फिर यहां तक है उड़ीसा, फिर यहां है छोटा सा आंध्र प्रदेश, फिर यहां है छोटा सा तेलंगाना, यहां छोटा सा महाराष्ट्र और यहां बड़ा सा मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश से भी 9 जिले लगते हैं और उड़ीसा से भी 9 जिले लगते हैं, ठीक है। तो अपना सीमा बिहार के साथ नहीं लगता, बिहार के साथ नहीं लगता, बाकी सबके साथ लगता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 जिला, कितने जिला? 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को काट के ही इसको बनाया गया है ना। तो इसमें बिहार की सीमा नहीं है। ऑप्शन डी होगा बिहार, ठीक। ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? सिंगरौली बेसिन, अब बताइए भाई। सिंगरौली बेसिन, तो सिंगरौली बेसिन कहा जाता है रिहंद बेसिन को। किसको कहा जाता है? रिहंद बेसिन को। कहां है ये? बलरामपुर में है। कहां है ये रिहंद बेसिन? बलरामपुर, बलरामपुर। और इसे ही क्या कहा जाता है? सिंगरौली बेसिन, ठीक है। अब ये कौन सी नदी के किनारे है? रिहंद नदी के किनारे। और कौन सी अपवाह तंत्र का हिस्सा है? गंगा अपवाह तंत्र। किसका? गंगा अपवाह तंत्र। क्योंकि रिहंद नदी कहां जाएगी? गंगा में जाएगी। सोन गंगा, सोन में जाएगी फिर गंगा में जाएगी, है ना। रिहंद नदी पर ही यूपी में बांध बना है, गोविंद वल्लभ सागर रिहंद परियोजना, हमेशा पूछता है, ठीक है। चलो सीता लेखनी पहाड़ी कहां है? पीएससी का क्वेश्चन है। सीता लेखनी पहाड़ी, सीता लेखनी पहाड़ी है सूरजपुर में। कहां है सीता लेखनी पहाड़ी? सूरजपुर में। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने यहां सीता जी को पढ़ना लिखना सिखाया था। ऐसा माना जाता है भगवान राम ने यहां सीता जी को पढ़ना लिखना सिखाया था। सीता लेखनी पहाड़ी सूरजपुर। अगला सीता लेखनी पहाड़ी सूरजपुर, है ना। ऑप्शन सी सूरजपुर। पाली के प्रशस्तर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया है बाणवंशी शासक। कौन? यह पूछा जाता है। बाणवंशी शासक 9वीं शताब्दी में बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था। किसका? पाली के शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशी, पाली के प्रशस्तर शिव मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था, ठीक है। और इसका जीर्णोद्वार किसने कराया था? इसका जीर्णोद्वार किया था जाजल्य देव प्रथम ने। किसने? जाजल्य देव प्रथम ने। यह पूछा जाता है पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्वार किसने कराया था? जाजल्य देव प्रथम ने कराया था, ठीक है। चलिए ये बाणवंशी थे और जाजल्य देव प्रथम कौन से थे? कलचुरी वंशी थे, ठीक है, 9वीं सदी में। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल को चुनिए, है ना। रघुनंदन सिंगरौल, इसका नाम क्या है?
रघुनंदन सिंगरौल। बहुत पूछा है ये क्वेश्चन कि दुर्ग दुर्ग कचहरी में, है ना, दुर्ग कचहरी में आग कौन लगाया था? आगजनी की घटना, आगजनी की घटना कौन किया था? कब? आपका 1942 में। कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दुर्ग कोर्ट में, दुर्ग कचहरी में आग लगा दिए थे। कौन? रघुनंदन सिंगरौली। और ये कहां के थे? ये दुर्ग के थे। कहां के थे? दुर्ग के थे। हमेशा पूछता है दुर्ग कचहरी में आगजनी की घटना से संबंधित कौन है? रघुनंदन सिंगरौली। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये आग लगाए थे। कब? 21 अगस्त, कल 21 अगस्त 1942 को। सुंदरलाल ने हस्तलिखित जेल पत्र, सुंदरलाल के हस्तलिखित जेल पत्रिका में कितने पृष्ठ में लिखी थी, है ना? तो याद रखना, सुंदरलाल शर्मा जी ने जेल से एक पत्रिका लिखी, है ना, जिसका नाम था कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका। कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका। और इसमें हाथ से लिखे थे। इसमें कितने पेज थे? 18 पेज थे। कितने पेज थे? 18 पेज थे। ठीक है। सुंदरलाल शर्मा जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान कहां? रायपुर जेल से। कहां? रायपुर जेल से एक पत्रिका लिखी जिसका नाम था कृष्ण जन्मस्थली, कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका। कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका, जो कितने पेज की थी? 18 पेज की थी। ये हो गई एक कहानी। उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये कब लिखे थे? ये लिखे थे 1922 में। कब? 1922 में। अब असहयोग आंदोलन 1921 में, ठीक है, कौन? माखनलाल जी ने, माखनलाल जी ने कहां से? बिलासपुर जेल से। कहां से? बिलासपुर जेल से। क्या लिखा? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी। ठीक है। और पत्रिका कौन सा लिखा? कर्मवीर। कौन सी पत्रिका लिखी? कर्मवीर। अब देखिए, यही आदमी कंफ्यूज हो जाता है। दोनों असहयोग आंदोलन है। तो असहयोग आंदोलन में बिलासपुर जेल में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जब असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी और कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया। उसी असहयोग आंदोलन में जब सुंदरलाल शर्मा को रायपुर जेल में गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने वहां से कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका निकली जो 18 पेज की थी 1922 में। ये 1921 में, है ना। 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के गांधी चौक में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध ओजस्वी भाषण दिया। 12 मार्च के बाद 12 मई 1921 को माखनलाल चतुर्वेदी जी को जबलपुर से गिरफ्तार किया और बिलासपुर जेल में डाल दिया गया। बिलासपुर जेल में डाले तब उन्होंने पुष्प की अभिलाषा और कर्मवीर पत्रिका लिखी। चलिए, छत्तीसगढ़ी से भी क्वेश्चन आएगा तो वो भी देख लेते हैं। रात भर गाड़ी जोते कुदका के कुदका रीगे। रात भर गाड़ी जोते कुदका के कुदका रीगे, है ना। ये आधा क्वेश्चन है। रात भर गाड़ी जोतते कुदका के कुदका, यही ईशाना का अर्थ क्या है? तो बिना सोचे समझे मेहनत करने से रिजल्ट नहीं मिलता। बिना सोचे समझे मेहनत करने से रिजल्ट नहीं मिलता। अब आप रात भर पढ़े हो और पढ़ रहे हो वो चीज जो एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो बिना सोचे समझे पढ़ाई करने से भी नौकरी नहीं लगेगा। तो जो आएगा वही अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विवाह के समय गाए जाने वाला प्रमुख संस्कार गीत निम्नलिखित में से कौन सा है? विवाह के समय गाए जाने वाला नृत्य, याद रखना, विवाह के समय कौन सा नृत्य गाते हैं? भड़ौनी, है ना। भड़ौनी कब विवाह में गाया जाने वाला भड़ौनी, है ना। वर पक्ष और वधु पक्ष, और वधु पक्ष के लोग क्या करते हैं? हंसी मजाक। किसमें? भड़ौनी गीत में, है ना। अब भड़ौनी गीत का मेन जो सबसे बड़ा उदाहरण है आपका कौन? हम आपके यहाँ कौन मूवी देखे हैं, उसमें जो गाना है जूते दो पैसे लो, क्या होता है? लड़के वाले लड़की वाले दोनों हंसी मजाक करते शादी में। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी भड़ौनी गीत गाते हैं। कब? जब वर पक्ष और वधु पक्ष एक दूसरे से परिहास करता है, भड़ौनी गीत, ठीक है। चलो, जस गीत कब गाया जाता है जी? जब जस गीत गाया जाता है
नवरात्रि में। हमारे दुकालू यादव फेमस है जस गीत के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? देखिए सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि बांस गीत करुण रस में गाया जाता है। किस रस में गाया जाता है? करुण रस। करुण मतलब दुख शोक, दुख शोक में, ठीक है। पर इसको सामान्य अवसर पर भी गा देते हैं, पर सामान्यता अगर आप देखोगे तो बांस गीत का जो मुख्य आधार है वो क्या है? करुण रस है। करुण मतलब शोक दुख, है ना। तो ये गाया जाएगा मुख्यतः दुख में, पर कई जगह आपको नॉर्मल मिलता है सभी अवसर पर बांस गीत, ठीक है। कौन सी? राउत जाति। कौन? राउत जाति के लोग गाते हैं भैया, ये भी पूछा जाता है। राउत जाति के लोग गाते हैं बांस गीत, ठीक है। और इसमें जो बांस का वाद्य यंत्र होता है, बांस का वाद्य यंत्र होता है ना, उस वाद्य यंत्र को क्या बोला जाता है? मोहराली। क्या? मोहराली। और ये किससे बना होगा? बांस से बना होगा। और इसको किससे फूंक कर बजाएंगे? मुंह से फूंक कर बजाएंगे। तो ये हवा से बजेगा तो कौन सा यंत्र होगा? सुशीर वाद्य यंत्र होगा। कौन सा वाद्य यंत्र होगा? सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कांडेल नहर सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन गलत है ना? वर्ष 1920 में कंडेल गांव में किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया। हाँ बिल्कुल सही है, 1920 में किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया था धमतरी के कांडेल नामक स्थान पर। कांडेल आंदोलन का कारण नहर के पानी के उपयोग पर जुर्माना था। हाँ, नहर के पानी का उपयोग कर रहे थे किसान, जिस पर अंग्रेजों ने जुर्माना लगा दिया था, ठीक है। कांडेल में पंडित माधवराव सप्रे एक सहयोगी नेता थे, ये गलत है भैया। इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। माधवराव सप्रे नहीं थे, जिनका है वो नाम मैं बताऊंगा। कांडेल नहर सत्याग्रह असहयोग आंदोलन से संबंधित था, ये भी सही है, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। कांडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920, जुलाई 1920 में धमतरी के कांडेल ग्राम में जब नहर के पानी पर उपयोग कर रहे थे, नहर के पानी का कौन? किसान। तो अंग्रेजों ने उस पर जुर्माना लगा दिया था। अब जुर्माना लगाया तो विद्रोह हुआ। विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता थे सुंदरलाल शर्मा। कौन? सुंदरलाल शर्मा, ये प्रमुख थे। उसके बाद सहयोगी कौन थे? नारायण राव मेघवाले। नारायण राव मेघवाले, ठीक है। तीसरे नेता कौन थे? नथुजी जगताप। नथुजी जगताप, ठीक है। और चौथे नेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। कौन? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये सब प्रमुख नेता, प्रमुख थे सुंदरलाल शर्मा, ये सब सहयोगी नेता थे। अब सुंदरलाल शर्मा जी ने किनको बुलाया? गांधी जी को बुलाया। कांडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए किनको बुलाया? गांधी जी। गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए तो वो कांडेल नहर सत्याग्रह में भाग लिए और असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन मांगे। किसके लिए? असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन मांगे, ठीक है। गांधी जी के साथ कौन आए थे? मौलाना शौकत अली आए थे। तो गांधी जी एक तो कांडेल नहर सत्याग्रह के लिए आए और असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन मांगे, तो यह असहयोग आंदोलन से संबंधित हो गया। उसके बाद गांधी जी के आने से पहले ही अंग्रेजों ने टैक्स वापस ले लिया था। गांधी जी के आने से पहले ही अंग्रेजों ने टैक्स वापस ले लिया था। गांधी जी कब आए? 20 दिसंबर। गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ? 20 दिसंबर 1920। रायपुर आए पहले और 21 दिसंबर को कहां गए? धमतरी गए, कांडेल ग्राम। यहां तक हो गया, पूरी कहानी खत्म। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए, कथन सबरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, बिल्कुल सही। सबरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। कारण, सबरी नदी का विसर्जन कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा में होता है, बिल्कुल गलत। यह कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से सबरी का उद्गम होता है। क्या होता है? सबरी का उद्गम होता है। फिर यह कहां बहती है? छत्तीसगढ़ में बहती है ना, छत्तीसगढ़ में बहती है। तो सबरी नदी का उद्गम होता है कहां? कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से। और विसर्जन कहां होता है? विसर्जन होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कहां? कूनावरम में। कूनावरम आंध्र प्रदेश में विसर्जन होता है। कौन सी नदी में मिलती है सबरी नदी? गोदावरी में मिलती है, याद रखना।
इंद्रावती में नहीं, गोदावरी नदी में मिलती है। ठीक है, तो सबरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, साइड से बहती है। ठीक है, इसका उद्गम होता है कहां? कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से। विसर्जन होता है आंध्र प्रदेश के कुनावरम में, कहां? गोदावरी नदी में। ठीक है, इस नदी का नाम और क्या नाम है? कोलाब नदी। इस नदी को प्राचीनतम नाम क्या बोलते हैं? कोलाब नदी। ठीक है, कोलाब नदी। सबरी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम कोलाब नदी, कोलाबा नदी, कोलाब नदी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जिस पर क्या है? जल परिवहन है, जिस पर जल परिवहन है, पानी जहाज चलता है। ठीक है, 34 किलोमीटर 60 किलोमीटर जितना भी है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जिस पर जल परिवहन है, कौन सा? सबरी नदी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। चलिए, तो क्या है? कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जहां से बनता है वहीं से बनाओ। मेरे को पता है ना? गाना सुनते हो अभी? ठीक है, बोएमा सोना जमै नहीं वाला, है ना? घोड़ा रोवे घुड़सारी माँ, घुड़सारी माँ ओ, हाथी रोवे हाथी सारी माँ। तो भरथरी कौन जाता है? भरथरी है करुण रस। ये दुख वाला गीत है, ये भी दुख वाला करुण रस। कौन गाती है? सुरुजबाई खांडे। कबीर गीत अभी पूछा था एडियो एडियो किसी में, कौन गाता है? भारती बंधु कबीर गाता है। वेदमती शैली, पंडवानी की दो शैली है, एक होता है वेदमती, जैसे बैठ के वेद पढ़ते हैं, तो जो आदमी बैठ के पंडवानी गाता है वो है वेदमती शैली। तो वेदमती शैली में गाती है रीतू वर्मा। कपालिक शैली में कौन गाता है? द ग्रेट तीजन बाई। ठीक है, चलिए, और चंदैनी कौन गाता है? चिंता दास। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया? देख लीजिए, पहले का चौथा, पहले का चौथा, ये एक ही ठोक है। चलो, ऑप्शन बी। पंचायतों से भी क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज का भी देख लेते हैं। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी वित्त आयोग बहुत चल रहा है भैया, वित्त आयोग तो ट्रेंडिंग टॉपिक है, पढ़ के ही जाइएगा। वित्त आयोग राज्य का भी केंद्र का भी, वित्त आयोग आएगा मतलब आएगा। तो राज्य का वित्त आयोग 243 आई, है ना? राज्य का वित्त आयोग 243 आई किसके लिए? पंचायत के लिए, पंचायत के लिए। और नगरीय निकाय के लिए, नगरीय निकाय के लिए वित्त आयोग 243 वाई, है ना? दोनों एक ही है, एक ही वित्त आयोग होता है राज्य में, जो पंचायत के लिए काम करेगा 243 आई के अनुसार, और नगरीय निकाय के लिए काम करेगा 243 वाई के अनुसार। और भारत का वित्त आयोग है अनुच्छेद 280। ठीक है, चलिए, 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में। चलिए, ये देख लेते हैं 243 ई क्या होगा? पंचायतों का कार्यकाल। 243 डी आरक्षण। 243 बी में क्या होगा? गठन होगा। क्या होगा? गठन। और पंचायतों की संरचना 243 सी में होगी। 243 ए में क्या होगा? 243 ए में होगा ग्राम सभा, है ना? 243 ए ग्राम सभा, 243 बी पंचायतों का गठन, 243 सी पंचायतों की संरचना, 243 डी सीटों का आरक्षण, 243 ई पंचायतों का कार्यकाल, 243 एफ निर्भरता, 243 जी, है ना, कर लगाने की शक्तियां, 243 जी क्या? शक्ति, 243 एच कर, और 243 आई राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, धनकुल वाद्य में दैनिक उपयोग की किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता? तो याद रखना, धनकुल वाद्य यंत्र में धनुष भी होता है, सूपा भी होता है, और मटका भी होता है ना? धनुष भी होता है, सूपा भी होता है, मटका भी। और ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तंतु वाद्य यंत्र, इसमें तार लगे रहता है ना? तो तत्वाद्य यंत्र है, तत् या तंतु वाद्य यंत्र है, इसमें तीर नहीं होता। तो याद रखना, धनकुल वाद्य यंत्र में धनुष, सूपा और तीर का उपयोग किया जाता है। धनुष, सूपा और मटका का उपयोग किया जाता है, तीर का उपयोग नहीं किया जाता। धनकुल वाद्य यंत्र में धनुष, सूपा और मटका का उपयोग किया जाता है, तीर का नहीं उपयोग किया जाता। धनकुल वाद्य यंत्र का उपयोग कहां किया जाता है?
जगार गीत में। कहा? जगार गीत में। जगार गीत कहां चलता है? बस्तर अंचल में। बस्तर अंचल में कौन? हलबा, हलबा और भतरा, ये दो जनजाति। ये वही भतरा है जो अन्नम देव के साथ उड़ीसा से कहां आए थे? छत्तीसगढ़ आ गए थे। इनके नाम पे भतरा नाट चलता है जो उड़ीसा का प्रभाव दिखता है इसमें। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया। चलो, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। निम्न में से किसे बस्तर में क्रांति का मसीहा कहा जाता है ना? बस्तर में क्रांति के मसीहा हैं आपके अजमेर सिंह। अजमेर सिंह कौन सा विद्रोह? हलबा विद्रोह। कौन सा? हलबा विद्रोह 1774 से 1777 तक किसके मध्य हुआ? अजमेर सिंह और दरिया देव के मध्य। दरिया देव के मध्य क्या विद्रोह था? ये उत्तराधिकार का विद्रोह था। उत्तराधिकार का विद्रोह था, है ना? उत्तराधिकार का विद्रोह था। किसके मध्य? अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का विरोध था। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का विद्रोह था, है ना? अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये छत्तीसगढ़ जनजाति का पहला विद्रोह है 1774। कौन सा? हलबा विद्रोह, नायक अजमेर सिंह। ठीक है, और इनका युद्ध हुआ, जो विद्रोह हुआ दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार के लिए हुआ। अजमेर सिंह के हारने मृत्यु के बाद यह विद्रोह दबा दिया गया। ठीक है, कैप्टन सैंडिस ने किन दो तालुकों का निर्माण कराया? तालुका क्या होता था? ये जमींदारी व्यवस्था के जैसे ही होता था। मान लो ये एक क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है, इसको क्या करेंगे? इसको लीज पर किसको दे देंगे? तालुकदारों को। किसको? तालुकदारों को। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए लीज पर दे देंगे और वो हमको क्या करेगा? लीज पटाएगा। फिर जब समय खत्म हो जाएगा तो रिन्यू करेंगे या किसी और को दे देंगे। तो तालुका, अपने यहां कौन कौन से तालुका हुआ? तो याद रखना, कैप्टन सैंडिस ने दो तालुका बनाया। कौन? लोरमी और तरेंगा। कौन बनाया? सैंडिस। ठीक है, सिरपुर और लवन कब बना? मराठा काल में बना। सिरपुर और लवन, ये पूछा जाता है, मराठा काल में बना तालुका है ना? संजारी, सिहावा और खल्लारी। संजारी, सिहावा और खल्लारी, ये कौन बनाया? इलियड बनाया अंग्रेज काल में। कौन? इलियड बनाया। कब? 1858 में। कब बनाया? इलियड 1858 में। यह पूछा जाता है ना? सिरपुर और लवन तालुका बनाया था मराठा काल में। संजारी और सिहावा खल्लारी बनाए इलियट 1858 में। लोरमी और तरेंगा बनाए थे सैंडिस बनाए थे। ठीक है, चलिए, सैंडिस कौन थे? ब्रिटिश अधीक्षक थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा, है ना? सैंडविच खिलाया, वाइन पिलाया और कायर बनाया। तो पहला एडमंड, फिर एगेन्यू, फिर हंटर, फिर सैंडिस, फिर विल्किंस और फिर काफट। ठीक, चलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, चलो, कौन क्या क्या लिखा है भैया? पदुमलाल पुन्नालाल बस्ती, सरस्वती पत्रिका का संपादन, बहुत सही। माखनलाल चतुर्वेदी, कर्मवीर, असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से? जेल से। कौन से जेल से? बिलासपुर जेल से। कौन से जेल से? बिलासपुर जेल से। सुंदरलाल शर्मा, जेल पत्रिका, सहयोग आंदोलन के दौरान, ये कब हुआ? 1921 में। ये कब हुआ? 1922 में। कौन से जेल से? रायपुर जेल से। कर्मवीर में कितने थे? जेल पत्रिका में कितने थे? 18 पन्ने थे। जेल पत्रिका को कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका भी कहते हैं, अभी पूरा रिवाइज हो गया। और माधवराव सप्रे क्या? हिंद ग्रंथ प्रकाश मंडली। तो 1 2 3 4 ये पूछा जाता है भैया, पूरा पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है? हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है वो है आंध्र प्रदेश, लगभग 35 किलोमीटर, है ना? हमारे छत्तीसगढ़ की जो सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है वो है आंध्र प्रदेश, लगभग 35 किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश एकमात्र जिला को छूता है और वो कौन सा है? सुकमा। आंध्र प्रदेश एकमात्र जिला को छूता है, वो कौन सा है? सुकमा। और जो आपका तेलंगाना है वो दो को छूता है, किसको? सुकमा और बीजापुर को। तो आंध्र प्रदेश एकमात्र किसको छूता है? सुकमा को। सुकमा और बीजापुर को कौन छुएगा? तेलंगाना।
आंध्र प्रदेश किसको छूता है? सुकमा को। ठीक है, चलिए दंतेवाड़ा तो भू आवेष्टित है, उसको कोई नहीं छूता। ठीक है, चलो यहां तक हो गया ऑप्शन सी। दक्षिण कौशल के कौन से राजा ने समुद्रगुप्त को दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें हो जाएगा, इसमें आप कंफ्यूजिया जाओगे। सर आप तो पढ़ाए हो व्याघराज, आप तो पढ़ाए हो महेंद्र सिंह, तो मैंने दो वर्ड भी पढ़ाया है। एक है दक्षिण कौशल, दक्षिण कौशल के राजा थे कौन? महेंद्र सेन। ये दक्षिण कौशल के थे। ठीक है, कौन से वंश के थे? वाकाटक वंश के थे। ठीक, अब बस्तर के राजा कौन से थे? दंडकारण्य के कौन से थे? दंडकारण्य के थे व्याघराज। व्याघराज कौन से वंश के थे? आपके व्याघराज थे छिंदक नागवंश के रहे होंगे। ठीक है, सॉरी, व्याघराज थे नल वंश के। दंडकारण्य के किसके? नल वंश के। नल वंश के शासक थे। अब उस समय बस्तर और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग था, तो छत्तीसगढ़ को बोलते थे दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल में राजा थे महेंद्र सेन, जो वाकाटक वंश के थे। इनको हराए पहले कौन? समुद्रगुप्त। उसके बाद बस्तर गए, नीचे नीचे गए तो नल वंश के शासक कौन थे? व्याघराज। व्याघराज को हरा के व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किए। ठीक है, तो यहां पूछ रहा दक्षिण कौशल, तो दक्षिण कौशल का कौन था? महेंद्र सेन था। ठीक है, अगर दंडकारण्य का पूछता तो व्याघराज आता। ठीक, और ये पूरी कहानी कहां लिखी गई है? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख में। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति लेख में। कौन थे हरिसेन? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इनके अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 मतलब उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, जिसमें आपके दक्षिण कौशल के महेंद्र सेन और दंडकारण्य के व्याघराज थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा। अभी विवाद चल रहा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज हो गई है, बैलाडीला की पहाड़ी की नंदीराज, है ना। तो गौरलाटा चोटी किस पाट प्रदेश में स्थित है? आपको याद है समरी पाट में है गौरलाटा, 1225 मीटर, है ना। और ये कहां पड़ता है? बलरामपुर में। कहां? बलरामपुर में। गौरलाटा, समरी पाट, बलरामपुर। और उसके बाद जसपुर पाट, ये कहां पड़ता है? जसपुर में। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा? जसपुर पाट। ठीक है, मैन पाट सबसे ठंडा स्थान है, शिमला कहा जाता है। ठीक है, मैन पाट बॉक्साइट का भंडार है। अभी बालकों को मैन पाट से ही बॉक्साइट मिल रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ऑप्शन गौरलाटा कहां? समरी पाट, बलरामपुर। पूछा जाता है भैया कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अब आपको पता है सिलपहरी बिलासपुर में है, ये औद्योगिक केंद्र है। सिलपहरी बिलासपुर में है, बेलटुकरी गरियाबंद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिरकोनी कई बार पूछा है, बिरकोनी महासमुंद में है। लखनपुरी कांकेर में है। कहां है? कांकेर में, कोंडागांव में नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ए सुमेलित नहीं है। सिलतरा रायपुर में है, सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र। बोरई दुर्ग में है, सबसे विकसित औद्योगिक केंद्र। ठीक है, तो लखनपुरी कांकेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और कारण, छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर होता है। हाँ भाई, हमारे यहां अधिकांश जो जनसंख्या है वो किस कार्य से संबंधित है? हमारे यहां अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य से संबंधित है। और हमारे यहां कृषकों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? सीमांत कृषकों की है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जीवन यापन पर निर्भर है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण बिल्कुल सही है ना। कथन और कारण दोनों सत्य है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ क्या है जी? मानसून का जुआ है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ मानसून का जुआ है। और हम छत्तीसगढ़ में जो कृषि है वो वर्षा पर ही अधिकांश निर्भर करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग बोलते थे कि सर कथन और कारण वाले क्वेश्चन, तो अब कथन और कारण वाले क्वेश्चन थोड़ी सी मेहनत लगती है इनको बनाने में, लेकिन बन जाता है। अब जैसा आप लोग डिमांड करोगे, है ना, वैसा तो पढ़ाना पड़ेगा। तो बोलते हैं क्या कि जैसा शिक्षक वैसे स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट वैसा शिक्षक, और जैसा समाज
वैसा पुलिस, है ना। और जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन फैका, जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका। ठीक है, फैका मतलब दरवाजा होता है, पूछा गया था। अब कोई टीचर कैसा पढ़ाएगा ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। टीचर के पास बहुत ज्ञान है, स्टूडेंट जितना खोद के निकाल सकते हैं निकाल ले। इसीलिए जो क्लास में स्टूडेंट एक्टिव होते हैं वो क्लास में पढ़ाई बहुत अच्छी होती। आपने बोला कूट वाला और ये सब क्वेश्चन अब बनाना पड़ेगा भैया। ठीक है, चलिए। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। अरे रट रट के पागल हो गए हैं जी, बिल्कुल कहा जाता है, कहना भी चाहिए महानदी, है ना। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, कहा जाता है। कारण महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। बिल्कुल सही, हीराकुंड बांध स्थित है। अब आंसर बताओ, कथन और कारण दोनों गलत है, ये तो गलत हो गया। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो अपन एप्रोप्रिएट आंसर लेंगे, आंसर बी। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। छत्तीसगढ़ में महानदी को जीवन रेखा तो कहा जाता है, महानदी पर हीराकुंड बांध भी स्थित है, पर उस हीराकुंड बांध से हमको कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो उसके कारण हमारे यहां जीवन रेखा नहीं बनी है, हमारे यहां जो बहती है सिंचाई करती है ना, उसके कारण जीवन रेखा बनी है। तो यहां दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है ये। ठीक है, चलिए। अगर बोलता महानदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहते हैं क्योंकि महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, तब सही हो जाता। हीराकुंड बांध से हमको कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ। हाँ बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ है। छत्तीसगढ़ का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार हुआ है। बिल्कुल गलत, छत्तीसगढ़ का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार हुआ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत अगर कोई राज्य जीतेगा और उसको शामिल करेंगे तो वो भी भारत कहलाएगा। अनुच्छेद 3 में कहा है वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन और नए राज्य का निर्माण। तो हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है, 26वें नंबर के राज्य के रूप में। कब? 2000 में। ठीक है, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड, 29वां आपका तेलंगाना। फिर जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे से हट गया तो वापस 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर को हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्यों? कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन बी। देखो दोस्तों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कथन और कारण वाले क्वेश्चन में पूछने का कारण यही है कि आप एनालिसिस कर पाओ, रट्टू तोता मत बनो, एनालिसिस कर पाओ, चीजों को देख पाओ, तर्क कर पाओ, जोड़ी बना पाओ। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए जरूरी है कि आपका टॉपिक फुल रिवाइज होना चाहिए। उस टॉपिक से कुछ भी पूछे आप उसको बना लो। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ में कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार कोरिया जिले में है। बिल्कुल, कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार कोरिया जिले में है। और मैकल श्रेणी किसका विस्तार है? मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। जो हमारे यहां वृष्टि छाया क्षेत्र बनाता है कवर्धा को मैकल श्रेणी, वो सतपुड़ा पर्वत का अंग है। और कैमूर पर्वत श्रृंखला जो कोरिया, है ना, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है, वो है विंध्याचल पर्वत का। किसका है? विंध्याचल पर्वत का। तो छत्तीसगढ़ में कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार कोरिया जिले में है। कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल का भाग है, यह भी सही है। तो यहां कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये आएगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है परंतु, है ना, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्यों? कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल का भाग है ना, और वही कैमूर पर्वत श्रृंखला हमारे यहां कहां है? कोरिया जिले में है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया जिला बोल सकते हो। ठीक है, वहां फैला हुआ है। ठीक, और यही विंध्याचल पर्वत भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। इसी कारण के उत्तर भारत की नदी उत्तर में बहती, दक्षिण भारत की नदी दक्षिण में बहती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सन 1920 में राजनांदगांव में प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था, है ना। क्यों? कम मजदूरी दर के लिए प्रथम
मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था। ठीक है, 3 बार हुआ है। तो पहला 1920 में, फिर 1924 में और 1936-37 में। तो ठाकुरलाल प्यारेलाल सिंह ने 1920 में राजनांदगांव में प्रथम मजदूर हड़ताल का क्या किया, नेतृत्व किया। इस हड़ताल के संबंध में, है ना, श्रमिक नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ आए थे। तो बताइए भाई, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक, कहा, राजनांदगांव में बीएनसी मिल में 3 बार हड़ताल हुआ है। 1920, 1924, 1937। 1920, 1924, 1937। पहला 1920 में हुआ, क्यों हुआ था ये, अधिक काम और कम वेतन के कारण। दूसरा क्यों हुआ था, श्रमिकों का पर दमनकारी नीति। और तीसरा क्यों हुआ था, मजदूरों के वेतन में कटौती के कारण। ठीक है, तो ये पूछा जाता है 1920 में जो प्रथम मजदूर हड़ताल हुआ बीएनसी मिल राजनांदगांव में, उसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, बिल्कुल किया था। इस हड़ताल के संबंध में श्रमिक नेता कौन आए थे, वीवी गिरी आए थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं आए थे, वीवी गिरी आए थे। और क्या किया था, मजदूरों के हक में फैसला सुनाया था। यही वीवी गिरी बाद में क्या बने, भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, इस हड़ताल में कौन आए थे, वीवी गिरी आए थे इस हड़ताल को शांत करने। कब, 1921 में। और मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो कारण गलत हो गया, कथन सत्य है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हुए। हाँ भाई, कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हुए। कब, 1818 में। है ना, कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हुए 1818 में। 1818 में डोंगरगढ़ में जमींदारियों का विद्रोह हुआ था। कैप्टन एडमंड ने इस विद्रोह का दमन किया था, यह भी सही है। ठीक है, तो भैया कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक हुए। क्यों, बिंबाजी के मृत्यु के बाद आपके सॉरी रघुजी तृतीय के अवयस्क होने के कारण, रघुजी तृतीय के अवयस्क होने के कारण, है ना, जो यहां पे क्या आपके अधीक्षकों की नियुक्ति की गई जो शासन देखते थे। क्यों, क्योंकि रघुजी तृतीय क्या थे, अवयस्क थे, शासन करने लायक नहीं थे। तो ब्रिटिश अधीक्षक लोग शासन देखते थे, शासन चलाते थे। तो पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन हुए, पहले ब्रिटिश अधीक्षक हुए कैप्टन एडमंड हुए, है ना। और 1818 में डोंगरगढ़ में इनका जमींदारियों का विद्रोह हुआ, जिसको डोंगरगढ़ की जमींदारी का विद्रोह हुआ, जिसको किसने दबा दिया, एडमंड ने दबा दिया। किसके, खैरागढ़ के जमींदारों के सहयोग से। और खैरागढ़ के जमींदारों को डोंगरगढ़ की जमींदारी भी मिल गई, है ना। तो दोनों कथन सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सर कैसे नहीं करेगा, भैया कैप्टन एडमंड प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक क्यों बने थे, इसलिए बने थे क्योंकि रघुजी तृतीय अवयस्क थे, है ना, इसीलिए बने थे। अगर रघुजी तृतीय वयस्क होते तो बनते क्या, नहीं बनते। तो इनका ब्रिटिश अधीक्षक बनने का कारण रघुजी तृतीय की अवयस्कता थी। इसी के शासनकाल में, है ना, 1818 में क्या हुआ, डोंगरगढ़ में जमींदारियों का विद्रोह हुआ। और क्या हुआ, उस विद्रोह को एडमंड दबाए। तो इस विद्रोह के कारण अधीक्षक बने क्या, नहीं, रघुजी तृतीय के कारण अधीक्षक बने। तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो दोस्तों ये आज के हमारे थे 56 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सीरीज, और ये आपके कितने काम आ रही है जरूर बताइएगा, है ना। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना समझ आ रहा है, आपके कितने काम आ रही है, और इस पर हम और नया क्या जोड़ सकते हैं, और नया क्या इस पर क्रांति हम कर सकते हैं, जरूर बताइएगा। मैं एक बार फिर जानकारी देखना चाहूंगा दोस्तों, जो आपका आरक्षक का भर्ती परीक्षा होने वाला है उसके संबंध में हमारी संस्था के द्वारा कोर्स भी चलाया जा रहा है ना। ये कोर्स आपको मिल जाएगा 799 में। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, अपडेटेड रहेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जो आप एमसीक्यू कर रहे हो उसके पूरे डिटेल क्लास मिल जाएंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ आरक्षक पुलिस भर्ती जो आपका क्लास है उसका हमारे लिए क्या है, उसका हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, और ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 149 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, 20 टेस्ट हैं जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज है, 5 मॉडल पेपर है। ठीक, आप इसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए 87701230
687 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से संस्था का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में मैं और बताना चाहूंगा कि देखो, आज नए शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ में शपथ ले लिया है ना। 14 मंत्री हो गए हैं हमारे यहाँ, 14 मंत्री हो गए हैं और शपथ ले लिए हैं शिक्षा मंत्री। अब नए शिक्षा मंत्री आए हैं तो जरूर कुछ काम करेंगे, तो बहुत जल्द ही हमको 5,000 शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा। तो जिनका टेट क्लियर है उनको तो बहुत बहुत बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तहे दिल से कामना करते हैं। ठीक है, जिनका टेट क्लियर नहीं है वो अभी जो फरवरी में जो सीजी टेट का एग्जाम होगा उसको तैयारी कर सकते हैं और अपना टेट क्लियर कर सकते हैं और आने वाली भर्तियों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए टेट का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। उसके लिए आपको रिकॉर्डेड क्लास, अपडेटेड क्लास मिल जाएगी मात्र 999 रुपए में। ठीक है, आप संस्था के नंबर पे फोन करके जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 तीनों की क्लास चल रही है। ठीक है, तीनों की क्लास चल रही है। उसके अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, जो अभी वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए भी आप 999 में आप क्लास ले सकते हैं। सेम है, अपडेटेड क्लास है, पीडीएफ नोट्स है। आप संस्था के नंबर पर फोन कर एक बार संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने आप को संयमित रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। वैकेंसी आएगी, समय नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ाई को अभी से चालू करिए, चाहे कोई भी एग्जाम वाले हो। और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। अगर आप कोर्स के संबंध में जानकारी लेना चाहते हो तो एक बार जरूर संस्था के नंबर पर संपर्क करें, नहीं तो हम फ्री में यूट्यूब में धूम मचाते रहेंगे। जय माता दी, लेट्स रॉक, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।